आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। यह कहानी है जेफरी एप्स्टीन की, एक ऐसे शख्स की जो बाहर से बहुत अमीर, ताकतवर और मददगार दिखता था, लेकिन अंदर से एक क्रूर शिकारी था। यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था की कहानी है जिसने ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, खासकर भारत के माता-पिता और समाज के लिए। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन का जन्म अमेरिका में एक सामान्य परिवार में हुआ था। वह कभी कॉलेज ड्रॉप आउट था, लेकिन अपनी चालाकी और रिश्तों की वजह से वह बहुत बड़ा निवेशक बन गया। न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारतों में उसका नाम चमकता था। वह खुद को वैज्ञानिक, फिलैंथ्रोपिस्ट और अमीरों का दोस्त बताता था। उसके पास प्राइवेट जेट था, जिसे लोग लोलिता एक्सप्रेस कहते थे। प्राइवेट आइलैंड था, जहां वह बड़े बड़े लोगों को बुलाता था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा राज छिपा था। एप्स्टीन का सबसे बड़ा शिकार थीं कम उम्र की लड़कियां, ज्यादातर 14 से 18 साल की। वह उन्हें कैसे फंसाता था? वह गरीब परिवारों की लड़कियों को निशाना बनाता था। उन लड़कियों को पैसों की सख्त जरूरत होती थी, स्कूल फीस, घर का खर्च या बस थोड़ी बहुत मदद। एप्स्टीन और उसकी साथी गिस्लेन मैक्सवेल, जो बाद में जेल गई, लड़कियों को मसाज देने का काम देते थे। कहते थे कि बस मसाज करो, 200 से $300 मिलेंगे। लेकिन मसाज के नाम पर वह यौन शोषण करते थे। शुरू में लड़कियां सोचती थीं कि यह बस एक काम है, लेकिन धीरे धीरे वह उन्हें और गहराई में खींच लेते थे। वह लड़कियों को एक दूसरे को लाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अगर कोई लड़की दूसरी लड़की को लाती, तो उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलते। यह एक पिरामिड स्कीम जैसा था। एक लड़की कई लड़कियों को लाती और वे और लड़कियां लातीं। फ्लोरिडा के पाम बीच में उसके घर से लेकर न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको, यूरोप और उसके प्राइवेट आइलैंड तक यह जाल फैला हुआ था। कुछ लड़कियों को मॉडलिंग का लालच दिया जाता था, कुछ को स्कॉलरशिप का वादा किया जाता था कि पढ़ाई में मदद करेंगे, कॉलेज में एडमिशन दिलवाएंगे। लेकिन असल में यह सब झूठ था, सिर्फ उन्हें फंसाने का बहाना। जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जो दुनिया के लिए रईसी, ताकत और रसूख का प्रतीक था, लेकिन उसकी बंद हवेली की दीवारों के पीछे एक ऐसा दानव छिपा था जिसकी कल्पना करना भी रूह कपा देने वाला है। यह कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की है जिसने एक जालिम को पाल पोस कर इतना बड़ा बना दिया कि वह मासूमों की जिंदगी से खेलने लगा। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों के बीच, जहां रोशनी कभी कम नहीं होती, एप्स्टीन ने अपना जाल बिछा रखा था। वह खुद को एक महान निवेशक और मददगार बताता था, लेकिन असल में वह एक शिकारी था जो कमजोर और लाचार बच्चों की तलाश में रहता था। उसका सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं, बल्कि जरूरत थी। वह जानता था कि गरीबी इंसान से क्या क्या करवा सकती है। इसी शहर के एक पुराने और छोटे से इलाके में रहती थी आयशा। आयशा के पिता एक मामूली मजदूर थे, जो सुबह सूरज उगने से पहले काम पर निकलते और रात को थके हारे लौटते। घर की छत टपकती थी, राशन के डिब्बे अक्सर खाली रहते थे, लेकिन आयशा की आंखों में पढ़ाई को लेकर एक चमक थी। वह अपने स्कूल की सबसे होनहार छात्रा थी। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटी बस तू पढ़ ले, हमारा नसीब तू ही बदलेगी। लेकिन गरीबी एक ऐसी जंजीर है जो सपनों के पैरों में बेड़ियां डाल देती है। एक दिन स्कूल के बाहर आयशा को एक सलीके से सजी धजी महिला मिली। उसने खुद को एक एजुकेशनल एनजीओ की कार्यकर्ता बताया। उसने आयशा से बड़ी हमदर्दी जताई और कहा कि उसके पास एक ऐसी योजना है जिससे आयशा को पढ़ाई के साथ साथ वजीफा, स्कॉलरशिप भी मिलेगा और उसे मसाज थेरेपी सीखने का मौका दिया जाएगा, जिससे वह अपने पिता की मदद कर सकेगी। उस महिला की बातों में इतना शहद और आंखों में इतना झूठा प्यार था कि मासूम आयशा उसे फरिश्ता समझ बैठी। आयशा ने सोचा कि अगर वह कुछ पैसे कमाने लगेगी, तो उसके पिता को 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। उसने घर पर बस इतना कहा कि उसे स्कूल की तरफ से एक विशेष ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। अगले दिन एक आलीशान काली गाड़ी आयशा को लेने आई। आयशा अपने घर वालों से विदा लेकर उस गाड़ी में रवाना हो गई। वह गाड़ी उसे शहर के सबसे पॉश इलाके की एक विशाल हवेली के सामने ले गई। आयशा ने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी इमारत कभी नहीं देखी थी। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। लेकिन जैसे ही बाहर के दरवाजे बंद हुए, उस महल की चमक खौफ में बदलने लगी।
वहां आयशा जैसी और भी कई लड़कियां थीं, सबकी आंखों में वही दहशत थी जो किसी पिंजरे में बंद पक्षी की होती है। तभी वहां दाखिल हुआ जेफरी एप्स्टीन। सफेद बाल, ठंडी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वह लड़कियों को इंसान नहीं, बल्कि एक वस्तु की तरह देखता था। आयशा को एक कमरे में ले जाया गया। उसने विरोध किया, वह चिल्लाई, उसने अपने पिता को याद किया, लेकिन उस मोटी कंक्रीट की दीवारों के पार उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। एप्स्टीन ने अपनी ताकत और रसूख के नशे में उस बच्ची की मासूमियत को कुचल दिया। वह जालिम सिर्फ आयशा का गुनहगार नहीं था, वह उन हजारों सपनों का कातिल था जो गरीबी के कारण उसके दरवाजे तक पहुंच गए थे। महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। आयशा को डराया गया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके गरीब पिता को जेल भेज दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। जब आयशा वापस घर लौटी तो वह पहले वाली चहकती लड़की नहीं रह गई थी। वह चुप रहने लगी थी, कोनों में छिपती थी और रात को सोते समय चीख पड़ती थी। उसके पिता, जो उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचाना चाहते थे, वे अपनी सादगी में समझ ही नहीं पाए कि उनकी बेटी के अंदर क्या टूट गया है। उन्हें लगा कि शायद पढ़ाई का बोझ ज्यादा है। उन्होंने जब भी प्यार से पूछने की कोशिश की, आयशा ने डर के मारे मुंह मोड़ लिया। उसे लगा कि अगर वह सच बताएगी तो उसके पिता शर्मिंदगी से मर जाएंगे। सालों बाद जब एप्स्टीन का काला साम्राज्य ढहना शुरू हुआ और दुनिया के सामने उसकी दरिंदगी की खबरें आईं, तब जाकर आयशा जैसी सैकड़ों लड़कियों को बोलने की हिम्मत मिली। कानून ने अपना काम किया। एप्स्टीन जेल गया और वहां उसकी मौत हुई। लेकिन क्या वह मौत उन जख्मों की भरपाई थी? बिल्कुल नहीं। भारत के हर घर के लिए एक सबक। इस दर्दनाक कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि अपराधी हमेशा अजनबी नहीं होते, वे अक्सर मददगार बनकर आते हैं। आज के दौर में भारत के हर माता पिता को यह समझना होगा कि अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजना काफी नहीं है। हमें उनके मन तक पहुंचने का रास्ता बनाना होगा। अक्सर हमारे समाज में माता पिता बहुत सख्त होते हैं। हम बच्चों पर चिल्लाते हैं, उन्हें डांटते हैं, जिससे उनके मन में एक डर बैठ जाता है। इसी डर का फायदा बाहर के शिकारी उठाते हैं। वे बच्चों को वह कान और कंधा देते हैं जो उन्हें घर पर नहीं मिलता। अपने बच्चों से दोस्ती का रिश्ता रखें। उनसे दिन भर की छोटी छोटी बातें पूछें। अगर बच्चा अचानक शांत हो जाए, स्कूल जाने से डरे या किसी खास इंसान के नाम से सहम जाए, तो उसे डांटें नहीं, बल्कि उसे गले लगाकर पूछें कि बेटा क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने बच्चों को सिखाएं कि उनका शरीर उनका अपना है और किसी को भी उन्हें गलत तरीके से छूने का हक नहीं है। गरीबी को अपनी कमजोरी न बनने दें कि कोई चंद रुपयों का लालच देकर आपके बच्चे का बचपन छीन ले। याद रखिए, एक जालिम तभी तक ताकतवर है जब तक हम अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं हैं। अपने बच्चों से प्यार से बात करें ताकि कल को अगर कोई उन्हें डराने की कोशिश करे तो उनके मन में सबसे पहला ख्याल यह आए कि मुझे अपने पापा मम्मी को बताना है, न कि यह कि पापा मम्मी मुझे डांटेंगे। आपकी ममता और आपका भरोसा ही आपके बच्चे की सबसे बड़ी ढाल है।